तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जहां तक हमने बात किया है वहीं से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो 11 नंबर क्वेश्चन में बता रहा था। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था वहां तक बात किया था। अब आज 6-7 क्लियर करने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच कीजिए शेयर, क्योंकि जब आप करेंगे शेयर तो हम आपका अच्छे तरीके से करेंगे केयर। और आप जब अपने घर पे बनाइएगा इस सभी का मतलब एक अच्छा फेयर, तब जाकर किसी दूसरे से कर पाइएगा अपने नोटबुक का, कॉपी का कंपेयर। तो वहां पे जब कंपेयर कीजिएगा तब मजा आएगा कि वास्तव में आप क्या पढ़ते हैं। तो एक बात तो समझ जाइए कि देखिए, जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जितना हम यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, चाहे वह कोई भी चैप्टर हो, तो उसके एक एक टॉपिक को इतना बारीकी के साथ यानी डिटेल में यहाँ पे मस कर कहने का मतलब है कि उसको पूरा तरह से निचोड़ कर, रस निकाल कर इतना अच्छा तरह से उसका अमृत रस पिला दिया जाता है। जब आप पी लीजिएगा अमृत रस तो फिर याद रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट जीवन में कभी भूलेगा नहीं। हाँ, जब आप भूल जाओ तो एक बार जैसे ही देखोगे तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यदि आपके पास फेयर का कॉपी होगा तो। और यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो भाई जरूर आपको ये जो वीडियो ये अच्छा लगेगा। और ना जब सिंसियर हो ही नहीं, पढ़ाई के प्रति उतना मन ही नहीं लगता है, तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब गाड़ी को हम अपना आगे बढ़ाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पिछले वीडियो में जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ तक बताए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या है इसको समझेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले बतला दूं, क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल सेट को आपको ना नेचुरल नंबर मानना था, यानी यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको यहाँ पे नेचुरल नंबर समझना था, यानी नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानना था। और उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन थे, सवाल थे, इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से हल करना था। तो चलिए, हमने 5 तक देखा था, 6 पढ़ते हैं और 6 को रफा दफा करते हैं। और क्या निकालना था? तो इन सभी जितने जो सेट है सबका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना था। क्या होता है पूरक? निकाल कर बढ़ाएंगे उसकी सूरत। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन के लिए, सभी सवालों के लिए सेम है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है अगला। इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और मस्त तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। एक सेकंड। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, देख मेरे भाई, जितना टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि आप जब इतना सवाल बना लो तो फिर आपको उस टॉपिक में कभी डाउट न रह जाए, इसीलिए। और कोई दूसरा वजह नहीं। एनसीईआरटी आपसे ऐसे ही उड़ जाएगा, मतलब वो ऐसे ही समझिए। तो जब उसको बनाओगे तो लगोगे कि आप एरोप्लेन जैसे उसको उड़ा दिए, उसके सवाल को एकदम गर्दा छोड़ा दोगे, क्योंकि आप इतने ना क्वेश्चन का अभ्यास यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले रहे हो कि जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वो कहेगा कि मतलब आप खुदे बोलोगे पूरा गर्दा छोड़ा देंगे। वो एनसीईआरटी बोलेगा बस कर भाई, अब मुझे इतना मत मतलब क्या मेरे ऊपर अत्याचार कर। एक एक क्वेश्चन को तू बिना सोचे समझे, बिना टीचर की सहायता से रगेद रहा है। तो आप इतने काबिल हो जाइएगा, आप देख ही रहे होंगे इतना पढ़ने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्स, देखिए तो इसको मान लेते हैं कोई सेट। क्या मानेंगे? तो इसको माने थे ए बी सी डी ई एफ, तो इसको एफ मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना यानी लेट एफ बराबर सेट एफ। कैपिटल ही माना जाता है क्योंकि हम बताए हुए हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे एफ मानेंगे कैपिटल। क्या है अब?
एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, फिर एक्स बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर। यही है। अब देखिए जब इतना है तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। मैंने कल बताया था कि सभी क्वेश्चन का, सभी सवालों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब एफ का ऐसे डैश, एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है, जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटाया जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से हम एफ को हटा के फेंक देंगे। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट चूंकि एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर और माइनस एफ, यही ना करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से एफ को हटा देंगे और नेचुरल नंबर है माइनस एफ। अब देखो आप ही बताओ मेरे दोस्त, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके नजरों के सामने एफ, वो एफ पहले है क्या इसको जान लो। तो देखो एफ है एक्स सच डेट एक्स, एक्स का जो वैल्यू है ना वो 7 भी है या 7 से बड़ा है। हिंदी में हम समझा रहे हैं अभी, यानी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे वो सब बताएंगे। और एक्स क्या है, तो एक्स नेचुरल नंबर का एक सदस्य है, यानी सेट एफ इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, एक्स बिलोंग्स टू एन। यही है आपका क्या, अरे बोलिए क्या है ये आपका, तो ये आपका क्वेश्चन है। यानी आप ही बताओ कि एफ के अंदर क्या क्या आएगा, तो 7 के बराबर है एक्स और 7 से बड़को है, यानी 7 भी आएगा, 8 9 10 11 12, एक्स नेचुरल नंबर है तो 7 भी आएगा, 7 से बढ़कर अनंत तक नेचुरल नंबर आएगा। तो अब आप बताइए कि जब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 यानी 14 15 16 ऐसे अनंत तक जाएंगे और नेचुरल नंबर में से 7 8 9 10 अनंत तक इस सब को घटा के फेंक देंगे, तो एफ डैश यानी एफ के कॉम्प्लीमेंट में जो बचेगा ये ना होगा, मतलब 1 से लेके 6 तक। क्या 7 भी था तो 7 तो निकल गया, 7 निकल के भाग गया, 8 भी 9 भी 10 भी अनंतों तक सब निकल गया, क्योंकि नेचुरल नंबर में से एफ को घटाना था। एफ कह रहा है कि हम 7 हैं 8 हैं 9 है 10 हैं 11 हैं सब हैं, तो भाई तू है तो एफ का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इसके साथ तो इसका 60 गांठ बैठेगा नहीं, तो कह रहे हैं कि है तू तो निकल गया, तो 1 से लेके 6 तक बचेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में से घटाना है इसको। तो 1 से लेके 6 तक, तो चूंकि ये जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं, तो एक्स सच डेट एक्स, यही ना करते हैं, एक्स सच डेट एक्स, एक्स जो होगा वो बोलिए आप क्या होगा, बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर का सदस्य होगा। अरे मेरे भाई 1 से लेके 6 तक बचेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ना है, क्योंकि नेचुरल नंबर में से ही हम घटा रहे हैं नेचुरल नंबर को, तो जो बचेगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो बताओ एक्स सच डेट एक्स, एक्स जो होगा नेचुरल नंबर होगा, और वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो एक्स क्या होगा, कौन नेचुरल नंबर होगा, तो एक्स जो होगा मेरे दोस्त वह 7 से छोटा होगा, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वह 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 7 के इक्वल नहीं, 7 से छोटा, तो ये सभी आ जाएंगे जो कि इस एफ का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, समझ में है ना। तो यही है आपका एंड, इसको लिखते हैं इंग्लिश वालों एंड, बस हो गया सिंपल। और क्या हार्ड थोड़े ही, एफ का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी इस तरह से रफा दफा हुआ, यानी इसका भी हमने लाइट ऑफ कर दिया। ठीक, अब अगला अपना लाइट जला रहा है, कब से बेताबू है लाइट जला के, पूरा माथा पर बाराती लेके जाता है तो देखिएगा ये पर रख के तब बारात लगाता है, तो ऐसे रख के तब जाता है। तो ये लाइट कबे से जला रहा है, हम कह रहे कि अच्छा तुमको भी बाराती लगा के भेजा दे रहे हैं, मतलब ये आप समझिए, तो लाइट लगा रहा है माथा पे या बाराती लगा रहा है, तो रुक जा तुम्हारा भी लाइट बुझा रहे हैं, ये वाला समझ में है ना। तो चलिए अब इसका लाइट थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, बेचारा कब्बे से लेके माथ पर खड़ा है सर के बल, इसको परेशानी हो रहा होगा। तो चलिए ये वाला आप समझ गए होंगे, ऐसे लिखना है। तो अब हम प्रवेश करते हैं, नाउ वी विल इंटर इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल।
जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसी से मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके मतलब रोक कर लिख लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 जब देखेंगे तो 7 में क्या है इसकी बात करते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्त 7 है आपका क्या, तो देखिए एफ माने थे, अब इसको हम क्या मानेंगे, एफ के बाद जी। तो लेट, लेट मतलब सोने के लिए, लेटने के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैथ में लेट मतलब माना। तो माना एफ के बाद जी, इसको मान लेते हैं सेट के रूप में। तो क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2n+1 इज ग्रेटर देन 10। ये भाई क्या है, ये 2n है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। ये एक सेकंड रुक जाइए मेरे दोस्त, देख लेने दीजिए क्वेश्चन। बोले ना फ्रेंड्स, ये वाला एन नहीं है, ये एक्स है, बाय मिस्टेक हम ही से लिखा गया है, ये एक्स है। देखिए सिंपल, आप लोग कहिएगा कि एक्स और एन में तो आपका अंतर नहीं दिखाई देता है, ज्यादातर देखिएगा तो एक्स ही रहेगा। एन लिखेंगे ना तो एन ऐसे लिखेंगे एन, और एक्स लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और हम बोलेंगे जहाँ पे कुछ रहेगा तो ऐसा, ठीक, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग गलत उतारेंगे, कभी भी नहीं। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x+1 इज ग्रेटर देन 10, ये सवाल है। यानी सेट जी बराबर क्या है, सेट जी का गेट हम खोलेंगे तो होगा एक्स सच डेट एक्स और बिलोंग्स टू एन और क्या है, तो 2x+1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब ये सवाल है आपका। यानी x जो है, x सच डेट x बिलोंग्स टू n और 2x+1 इज ग्रेटर देन 10। यानी x जो है आपका ऐसा x है जो नेचुरल नंबर का सदस्य है, और साथ ही साथ कह रहा है कि 2x+1 का मान 10 से बड़ा है इसमें। यानी इसको आप थोड़ा सरल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो आप बताइए कि ठीक है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो जब आप x का नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत, तो जब आप x का वैल्यू 1 भरोगे, कितना पुट करोगे, 1। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 से बड़ा आना चाहिए इस सब का वैल्यू, ठीक। तो मेरे दोस्त जब x का वैल्यू 1 भरोगे, 1 1, तो आपको देखिए 2 1 2 1, मतलब 1, जैसे x का वैल्यू 1 भरोगे तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 आएगा, 3। तो बताइए कि 10 जो है सो मतलब 3 जो है सो 10 से बड़ा होगा नहीं ना। तो यानी x का वैल्यू 1 इसमें नहीं भराएगा, ये वाला सेट में x का वैल्यू 2। अच्छा मेरे दोस्त आप ही बताओ कि जब आप 2 भरोगे, कितना भरोगे, 2। अच्छा तो आप कहोगे कि आप इतना कहला लमरा रहे हैं, थोड़ा हम इसको गर्दा छुड़ा देते हैं। हम एक आपको आगे क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, मालूम है क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी रेखीय असमीका। तो आप समझिएगा, ऐसे समझा भी दे रहे हैं ताकि वहां भी समझ में आ जाए। तो देखिए 2 भरेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, जो कि 10 से बड़ा नहीं है, तो x का वैल्यू 2 भी नहीं भराएगा। फिर 3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 3 की 9 1 10, जो कि 10 से बड़ा नहीं बल्कि बराबर है। तो यहाँ पे बराबर आता तो चलता है, लेकिन यहाँ पे 12 है तो नहीं भराएगा। x का वैल्यू अगर जो हम 4 भरते हैं तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना, 2 चौके 8 जोड़ 1, तो कितना हुआ, 9 हुआ ना। अरे 2 चौके 8 1 9, तो 9 आप ही बताओ कि 10 से बड़ा होगा, कितना बड़े, यहाँ पे 9 कैसे ला दिए थे, वो गलती कर दिए थे, 2 3 6 1 7 ना होगा बाय मिस्टेक। अब देखो 5 भरेंगे तो 5 दूनी 10 है 1 11, तो जी, यानी जब x का वैल्यू आप 5 भरेंगे तो 2 5 10 1 11, जो कि 10 से बड़ा होगा, तो यानी x का वैल्यू 5 भराएगा। 6 तो 6 दूनी 12 1 13, तो अब 13 भी भरिएगा तो ये वाला शर्त को फुलफिल कर देगा। यानी कैसे, तो देखिए 13 जो है 10 से बड़ा है कि ना, यानी x का वैल्यू 6 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, और 5 के बाद 6 7 7 भर सकते हैं, 7 दूनी 14 1 15, जो कि इससे बड़ा होगा, 8 दूनी 16 1 17, जो कि इससे बड़ा होगा।
यानी अब 5 और 5 के ऊपर जितना है सब x का वैल्यू है सेट जी के अंदर आएगा। यानी सेट जी की यदि बात करें हम, तो इसको हम बोल रहे हैं इसको, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि x सच डेट x, ध्यान समझिएगा, x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी x तो n का सदस्य होगा और x क्या है आप ही बताइए। तो x का वैल्यू जो होगा वह 5 के बराबर होगा और 5 से बड़का होगा, ना होगा 5 के बराबर या 5 से बड़का होगा। इतना होगा कि ना होगा? अरे आप लोग समझ रहे हैं कि ना? इतना होगा कि ना? बिल्कुल होगा। तो अब बताओ कि जब x का वैल्यू 5 होगा और 5 से बड़का होगा, x नेचुरल नंबर है, तो जब हम इसके क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। तो क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से जी वाला सेट को हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से हम सेट जी को हटा के फेंक देंगे। ध्यान समझिएगा। अभी पूरा एक और तरीका है, अभी इतना आपको देखिएगा बुक में बनाइएगा तो इसका आंसर ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा। पहले देखिए तो सही, हम गर्दा छोड़ा के बताते हैं, हर एक चीज को समझना बताते हैं कि आप कैसे अपने आप से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आगे देखिए, तो नेचुरल नंबर में से जी, तो जी क्या है भाई? एक्स का वैल्यू 5 है और 5 से बड़का है। तो आप ही बताइए नेचुरल नंबर में से 5 या 5 से बड़का मतलब 6, 7, 8, 9, 10 अनंत हो, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर है। तो 5 भी घटा दीजिएगा, 5 से बड़का सब हटा दीजिएगा नेचुरल नंबर में से यहाँ पे, तो क्या बचेगा? ये जी डैश में 1 से लेके 4 तक ना बचेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स नेचुरल नंबर होगा और क्या होगा? तो x का वैल्यू होगा, देखो मतलब कि 4 भी होगा, 4 से छोट को होगा, यानी x सच डेट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप किताब देखेंगे तो आपको इसमें किताब में इस तरह से आंसर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा तो हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक। तो चलिए इतना तो समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त अब इसको ये वाला को मिटाएं, ये भी तरीका आपके लिए सही है। तो चलिए मिटाते हैं, हटाएं इसको, तो जी हटा दीजिए, तो मिटाते हैं। अच्छा आप देखिए दूसरा तरीका, हम मतलब तरीका तो सेम ही है, लिखने का तरीका बोल रहे हैं बस। आप देखो यहाँ पे आपने देखा है ना कि x का वैल्यू क्या भर रहे थे? 5 और 5 से बड़ा, यही ना, 5 और 5 से बड़ा। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे अगर जो हम ऐसे करें 2x, मतलब इतना को सॉल्व करें, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है। तो यदि हम बात करें ये वाला प्लस है 1 तो उधर जाएगा तो -1, तो 2x आई ग्रेटर देन 10 हो जाएगा -1। अरे -1 ना होगा, हम क्या लिख रहे हैं? -1, ठीक। तो यहाँ पे 2x इज ग्रेटर देन 10 में से 1 गया 9। अब देखिए ये x को छोड़ देंगे तो 2 है, तो 2 को नीचे भेजेंगे, तो यानी 9/2 इतना होगा ना। 9/2 होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा, ये तो जान ही रहे। तो आप बताइए कि x का वैल्यू 9/2 से क्या है? 12। तो आप अभी बताइए कि 9/2 का मतलब, अच्छा ये वाला दिखाई दे रहा है ना भाई नीचे, एक गर्दा दिखाई दे रहा है। तो चलिए 9/2, x का वैल्यू 9/2 से बड़का है, तो 9/2 मतलब हुआ 9 का आधा, 9/2 का मतलब यानी 4.5। तो 4.5 से बड़का नेचुरल नंबर 5 ना हुआ, 6 ना हुआ, 7 ना हुआ, यानी x का वैल्यू 5 बार आएगा, चाहे 6 बार आएगा, चाहे 7 बार आएगा, चाहे 8 बार आएगा, चाहे 9, 10, ऐसा ही अनंत तक, जो कि नेचुरल नंबर कह रहा है तब। तो मेरे दोस्त आप बताओ कि जी में हमने निकाला था कि ना कि x का वैल्यू 5 बार आएगा, 5 या 5 से 12 सब होगा। तो जब इसका हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, तो बताओ कि यहाँ पे जी में है x का वैल्यू 9/2 से बड़का, यानी 4.5 से बड़का, तो जी डैश यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जब 4.5 से बड़का सब को हम घटा देंगे नेचुरल नंबर में से, तो जो बचेगा वो 4.5 से छोट के ना बचेगा, ना बचेगा। तो बस इस चिन्हवा को पलट देंगे। कॉम्प्लीमेंट एक तरह से उल्टा होता है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इतना आया ना, तो हम अब इसको कॉम्प्लीमेंट में इसका लिखेंगे जी का, तो क्या लिखेंगे? जी डैश बराबर, तो जी डैश मतलब जी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से, अरे भाई मेरे जी घटता है, यानी जी घटाएंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते उस सेट को हटा देते हैं। तो आप बताओ कि जब हम यूनिवर्सल सेट यहाँ पे एन है नेचुरल नंबर, और इसमें से जी हटाएंगे, जी का मतलब हुआ
कि x सच डेट x अब बिलोंग्स टू ए ना, x कैसा है तो x का मान जो है सो 9/2 से बड़का है। तो जब g वाला यानी g वाला जो सेट है उसमें जो नेचुरल नंबर x है उसका वैल्यू है 9/2 से बड़का सब। तो जब नेचुरल नंबर में से g वाला 9/2 से बड़का सब नेचुरल नंबर यानी 4.5 से बड़का सब नेचुरल नंबर हटा के फेंक देंगे तो जो g डैश यानी g के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट बचेगा वो क्या होगा, x सच डेट x, वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक, और क्या होगा वो, तो वो जो होगा ना जब g में x बड़का है 9/2 से हटा के फेंक रहे हैं तो जो g डैश में बचेगा वो कौन बचेगा, x जो होगा छोटा होगा केकरा से 9/2 से, यानी 4.5 से सब छोटका बच जाएगा। तो यही अच्छा यहाँ लिखे हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है मेरे पास। तो यानी 4.5 से यानी 9/2 से सब छोटका इस जी डैश के अंदर आ जाएगा। यानी जी डैश में आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 4.5 थोड़े होता है नेचुरल नंबर, लेकिन 4.5 से छोटका नेचुरल नंबर सब आएगा यानी 4 तक आएगा। ठीक, समझ में आए ना। तो इस तरह से देखिए ये जी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, अभी तक जितना बताया उन सभी क्वेश्चंस में सबसे शानदार था। तो अब चलिए हम देखते हैं अगला सवाल, जो कि यहाँ तक 11 था। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 में और मचाते हैं धमाल, करते हैं कमाल, और फिर से आप सभी को यहाँ पे देखते हैं कैसे आप लोग नहीं बनाते हैं हर एक सवाल। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय समष्टीय समुच्चय एस है। देखिए क्वेश्चन हम समझाते चलते हैं। बोला जा रहा है, देखिए ये बोर्ड क्या है, एक समतल है, समतल को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, इसलिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जहां तक पॉसिबल हो हम क्वेश्चन लिखते हैं और बताते भी हैं, यानी क्लास बाइलिंगुअल चलता है, इसमें नो डाउट है। इंग्लिश मीडियम वालों हो या हिंदी मीडियम वाले हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो 1% की भी समस्या नहीं होगी यदि आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे। तो बार बार कहते हैं कि सवाल जब आप देखे बोर्ड के पास आए, अपने मोबाइल को खोले, चैनल पे आए, तो हम बार बार एक ही बात कहते हैं, ये मेरा डायलॉग है कि आप अपने आंखों से हटा लो पर्दा और सवालों का उड़ा दो गर्दा। तो इसका मतलब है कि आंखों से हटा लो पर्दा कहने का मतलब बुद्धि को खोल कर यहाँ पे बैठना है, बुद्धि को बंद करके नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि मान लीजिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए, आप क्या मानना है भाई, तो इस समतल, मान लीजिए बोर्ड एक समतल है, प्लेन है, तो समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मान लीजिए कि इस बोर्ड पर हम 5000 त्रिभुज बना दे रहे हैं। त्रिभुज मतलब ट्रिएंगल्स बना दे रहे हैं, मतलब भाई त्रिभुज कह रहे हैं तो बहुत तरह के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज होता क्या, जानते हैं? यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, आप जरूर जानते होंगे क्योंकि क्लास 9th में, 7 में, 8 में सब में पढ़ना है। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो उसको इसने कहा कि वो समष्टीय समुच्चय एस है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित जितना जो त्रिभुज है वो सब त्रिभुज के समुच्चय के समष्टीय समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल। समष्टीय मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट एस मान रहा है, एस। ठीक, यूनिवर्सल सेट को एस से भी माना जाता है, एस से भी सूचित किया जाता है, यू से भी होता है, ये तो जानते ही हैं। आगे देखिए क्या रहा है, यदि सेट ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो सेट ए भी ना मतलब त्रिभुजे का समुच्चय, लेकिन कैसा, तो कह रहे उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें, यानी ऐसा त्रिभुज होगा जेकरा अंदर जे में एगो गुण है। कौन गुण, तो लिख रहा है अपने से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब देखो ये ऐसा त्रिभुज होगा जेमें एगो कोण ना जरूर 60 डिग्री नहीं होगा, यानी 60 डिग्री से कम एगो कोण जो उसका होगा ना, वो त्रिभुज का वो अलग होगा, वही इस सेट ए के अंदर आएगा। जब हम समझाएंगे ना त्रिभुज के अभी टाइप, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, तो आपको गर्दा आप छोड़ा दीजिएगा पक्का।
तो कह रहा है कि तो बताइए कि ए से मतलब ए का डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ए का पूरक क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। लेट, लेट मतलब मान लीजिए, माना एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल, यानी एस जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल्स, सेट ए भी जो है ना, ये भी क्या है, ये भी सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल्स है। अब कैसा, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब ऐसा त्रिभुज है जिसमें एगो कोण कम से कम 60 डिग्री नहीं है, अलग है 60 डिग्री से। तो व्हाट इज ए डैश, देन आपको फाइंड आउट करना है कि ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक, ये देखिए चींटी इस पे चल रहा है, चींटी का यहाँ पे बहुत खजाना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रिएंगल बता ही देते हैं कि होता क्या है, यानी त्रिभुज। पहले इसका एक तरह से हम बेसिक पढ़ा देते हैं भाई, समझिए। तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ट्रिएंगल, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। जो जानते होंगे वो भगा देंगे, लेकिन देखिएगा कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ट्रिएंगल मतलब त्रिभुज। तो देखो नाम से ही अर्थ इसका स्पष्ट हो जा रहा है, त्रिभुज। भुज मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब लंबाई एक तरह से, ठीक। और त्रि मतलब होता है तीन। तो यानी कहने का मतलब है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ एक त्रि एक भुजा। त्रि मतलब होता है तीन, तीन का मतलब होता है थ्री, ये तो जानते ही हैं। और भुज का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब आप लोग जानते ही हैं लंबाई, एक तरह से लंबाई, ठीक, रेखा, जो भी समझिए। तो देखिए त्रिभुज क्या है, तो एक शेप है। त्रिभुज क्या है, एक शेप है। शेप मतलब आकृति है, आकृति है, ठीक। क्या है त्रिभुज, एक शेप है, आकृति है। तो ये ऐसी आकृति है जो तीन, थ्री मतलब तीन, साइड मतलब भुजा, लंबाई, ये रेखा, लंबाई की रेखा, जो भी बोलिए। तो देखिए त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है, बंद आकृति है, क्लोज्ड शेप है। देखिए यहाँ पे एक लिखना भूल गए हम, क्लोज्ड शेप है, यानी बंद आकृति, खुली नहीं है। मान लो कि ऐसे है ये तीन को, मतलब कि जैसे रेखा से, लेकिन पूरा घिरल ना है, पूरा क्लोज्ड बंद ना है, तो इसको हम कहियो त्रिभुज, यानी ट्रिएंगल नहीं कहेंगे। ट्रिएंगल का परिभाषा, डेफिनेशन ही होता है जो तीन भुजाओं से बंद हो, घिरा हुआ हो, एक दो तीन, तीन गो साइड होना चाहिए। और जब तीन गो साइड होगा, बंद होगा, तो तीन गो एंगल भी बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज में, ट्रिएंगल्स में तीन कोण यानी तीन एंगल्स, थ्री एंगल्स, और तीन भुजा यानी तीन साइड्स, थ्री साइड्स होते हैं। एक दो तीन, यानी एंगल एक, एंगल दो, एंगल थ्री, और साइड में एंगल, यदि साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, यानी तीन साइड हुए। लेकिन हाँ एक बात और ये समझ लीजिए, क्योंकि ये अच्छा तरीका से पढ़ रहे हैं तो सब चीज समझना ना। देखिए मान लीजिए कि ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ठीक, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री। तो देखिए एंगल वन के सामने की भुजा को साइड वन बोला जाता है, एंगल टू के सामने की भुजा को साइड टू, एंगल थ्री के सामने की भुजा यानी साइड को साइड थ्री बोला जाता है। ये है एंगल, ट्रिएंगल। ये एंगल मतलब कि जैसे तीन एंगल मिलकर ट्रिएंगल का निर्माण किया, यानी त्रिभुज का निर्माण किया। आज जब आप तीनों कोण को ना जोड़िएगा तो इसका जोड़, यानी मान लीजिए कि जैसे कोण ए है, कोण बी है, फिर ये कोण सी है, तो तीनों कोण को जोड़िएगा तो हर हालत में, चाहे आप अपने ससुराल में जोड़िए, चाहे आप अपने नैहर में जोड़िए, दोनों जगह कहीं भी जोड़िएगा तो हर हालत में 180 डिग्री आएगा। चाहे आप किसी से प्यार में जोड़िए या किसी से आप इनकार में जोड़िए, सब घड़ी त्रिभुज का जो एंगल होता है, तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 ही होगा, 180 डिग्री ही होगा। और हमेशा त्रिभुज में यानी ट्रिएंगल्स में तीन ही साइड होंगे और तीन ही एंगल्स होंगे। इतना तो समझ में आया। तो ये ट्रिएंगल का डेफिनेशन क्या है, तो एक ऐसी क्लोज्ड शेप यानी बंद आकृति जो तीन साइड्स यानी तीन भुजाओं से क्या हो, क्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो। बस अब गुण है कि इसमें तीन साइड्स यानी तीन भुजा होते हैं, तीन एंगल यानी तीन कोण होते हैं, जिन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इतना, अब
ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के टाइप्स भी होते हैं। तो एक टाइप्स होता है साइड के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइड, यानी साइड के आधार पर एक टाइप होता है, और दूसरा टाइप होता है एंगल के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। तो पहले हम बात कर लेते हैं किस पे, बेस्ड ऑन एंगल के आधार पे, यानी एंगल यानी कोण के आधार पे। तो चलिए मिटाते हैं भाई, एक एक चीज को लिखते चलिएगा। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, फिर कभी मिलेगा नहीं, पहली बात। तो देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ, ये इसी में आया है तो पढ़ा दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी जो पुरानी यादें हैं वह फिर से ताजा हो जाए, आपको याद हो जाए। यानी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, दो आधार पे इसको, मतलब जैसे दो बेस पे इसको ना बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, बांटा मतलब कि जैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक। तो पहला है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक। दूसरा है मेरे दोस्त बेस्ड ऑन साइड्स, यानी भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक। अब इतना समझ में आया कि दो आधार पे इसको क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। अब देखो जो पहला हमने लिखा है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी अब हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी तो लिख दिए, यहाँ पे हिंदी लिख दिए। तो ये बेस्ड ऑन एंगल्स के आधार पे ना इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। कौन है पहला, यानी ए नंबर, ये ए नंबर जो है उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है मालूम है, एक्यूट एंगल्ड, एंगल्ड या एंगल जो भी बोलिए, मतलब एंगल्ड बोल दिया जाता है। इसको क्या लगा दिया जाता है, थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है, नाउन बना दिया जाता है, नाम है तो नाउन बना देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये एल है, ठीक, यानी न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में राइट एंगल, एंगल भी आप बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन शुद्ध रूप में एंगल्ड हो, ठीक, एंगल लिखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी आ रहे भाई आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट एंगल भी लिखिएगा फिर भी सही होगा, ठीक। आगे देखिए सी नंबर, यानी 3 नंबर क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए सब में कोण आ रहा है ना, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये होता है 3 टाइप्स, मतलब कि जैसे बेस्ड ऑन एंगल्स के आधार पे 3 तरह के होते हैं, जो कि मैंने तीनों के नाम लिख दिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझिएगा, ठीक। तो ये वाला मिटा देते हैं भाई, ये वाला तो आप हट जाते हैं थोड़ा, ताकि आप लिख लीजिएगा। तब 2 नंबर बताएंगे, इसको बताने के बाद बेस्ड ऑन साइड्स, तो अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ज्यादा आज क्वेश्चन नहीं, इसी पे रोक देंगे, क्यों, क्योंकि फिर देखिएगा वीडियो नहीं रोकेंगे, क्वेश्चन रोकेंगे, फिर वीडियो को हम अगले एपिसोड में जरूर शुरू करेंगे, इसी वीडियो में, इसी क्लास में और भी क्वेश्चंस बताया जाएगा, लेकिन अभी अंधेरा होने के कारण वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो चलिए इसको मतलब मिटाते हैं हम, और क्या करते हैं आपको बताते हैं, इन सभी को दम हुमच के पूरा इसका रस निचोड़ कर बताते हैं कि क्या होता है। देखिए पहला जो है आपको क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए नंबर में, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अरे मेरे भाई सबसे पहले तो आप न्यून कोण एक्यूट एंगल जानते हैं, एक्यूट, अच्छा कोण के बारे में नहीं जानते, फिर एगो कोणों बताना पड़ेगा, एंगल सिंपल वे में बता दे रहे। देखो जब 2 गो रेखा ना एक दूसरे को काटता है, तो उससे जो मतलब कि झुकाव मतलब इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, ये दोनों को कहा जाता है एंगल, कोण। यही क्या है, एंगल है, कोण है। इतना समझ में आया। अब कोण के भी टाइप्स होते हैं,
सबसे पहला टाइप है कोण का न्यून कोण, न्यून कोण। फिर दूसरा टाइप है आपका, इसके बाद पहले शून्य कोण को बोला जाता है, शून्य कोण, शून्य कोण। दूसरा होता है न्यून कोण, न्यून कोण, जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं। तीसरा होता है समकोण, समकोण। चौथा होता है अधिक कोण, अधिक कोण। फिर पांचवा होता है आपका, मालूम है, जैसे अधिक कोण हो गया, पांचवा होता है सरल कोण, सरल कोण, ठीक। और फिर इसके बाद छठा जो होता है आपका, आप लोग सुने हुए होंगे या नहीं भी सुने हुए होंगे, उसको बता दे रहा हूं मैं। एक होता है सातवां, मतलब पुनर्युक्त कोण। क्या? पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण। फिर आठवां जो होता है आपका, आठवां वो होता है, आप लोग जानते ही होंगे, क्या? वृत्तीय कोण। क्या? वृत्तीय कोण, वृत्तीय कोण। तो इतना हो गया, देखिए 7 है इतना। तो देखिए शून्य कोण को इंग्लिश में बोला जाता है जीरो एंगल। सब समझा देते हैं जल्दी जल्दी। जीरो एंगल, देखिए जीरो एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका माप जीरो हो, मतलब उसमें एक तरह से देखिए, आप मान लीजिए कि एक रेखा है और फिर एक रेखा इसी पे खींच दिए, तो दोनों के पूछेंगे, दोनों के बीच पूछेंगे कितना डिग्री का एंगल बना, तो आप क्या कहिएगा? दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बना। यानी जब देखो एगो रेखा है, एगो रेखा है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, तो पूछेंगे इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना था? 0 डिग्री का, तो ये जीरो एंगल है, ठीक। या इसी पे रहेगा फिर भी 0 डिग्री का, तो ये जीरो एंगल खत्म। न्यून कोण, न्यून कोण को मालूम है क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। अब ये तो लिखवाएं, एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण क्या होता है? तो ये एक ऐसा एंगल है, ऐसा कोण है जिसमें मतलब कि जो इसका वैल्यू होता है वो 0 से बड़का होता है और 90 से छोटा होता है। यानी इस कोण में, न्यून कोण में, न्यून कोण में इसका जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी न्यून कोण का जो वैल्यू होता है, इसमें जीरो कोण में जो वैल्यू होता है ना, शून्य कोण का 0 डिग्री के बराबर, और इसमें जो वैल्यू होता है न्यून कोण में, एक्यूट एंगल में, तो इस एंगल का वैल्यू 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो 70 डिग्री कौन एंगल है? तो आप आंख मूंद के कहिएगा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। 75 डिग्री न्यून कोण, 89 डिग्री, 89 डिग्री तो न्यून कोण, 89.9 डिग्री तो न्यून कोण। 90 बोलेंगे तो न्यून कोण नहीं होगा। जैसे ही बोलेंगे हम 90 तो होता है समकोण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी समकोण का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री कैसे बनता है? ऐसे एल की तरह, और जितना होगा इससे छोट सब न्यून कोण। तो इससे छोट मतलब जैसे देखिए ये सब न्यून कोण है, ये सब न्यून कोण है, जितना ये सब न्यून कोण बता रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे बना दिया, एल से थोड़ा सा ऐसे ऐसे नीचे हो गया, लूज हो गया, तो ये हो गया आपका क्या? न्यून कोण। तो ये सब न्यून कोण है। ये आपका कौन है? राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, समकोण है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि न्यून कोण और समकोण क्या है, राइट एंगल क्या है। अब अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी, हाँ आप देखो भाई, जो अधिक कोण होता है इसका वैल्यू मालूम है क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। अच्छा ये वाला दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है यानी अधिक कोण जो होता है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है। यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं अधिक कोण, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री यानी 180 से छोटा होता है। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो अधिक कोण होता है, उसका वैल्यू 90 डिग्री से बढ़कर 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी हम पूछेंगे कि 102 डिग्री कौन में है, तो आप बोलेंगे अधिक कोण में। सम कोण में कहियो नहीं बोलेंगे, न्यून कोण में कहियो नहीं, अधिक कोण, क्योंकि इसका वैल्यू 90 से बड़ा है और 180 यानी 180 से छोटा है। तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए क्योंकि 90 डिग्री है, ये एल जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ इतना पूरा हुआ 90, तो जैसे ही ऐसे बढ़ेंगे तो ये 91 होगा, 92 होगा, ये सब कौन होगा? अधिक कोण। यानी अधिक कोण ये सब जो जितना देख रहे हैं ये सब अधिक कोण, ये सब अधिक। आइए सीधा लाइन ऐसे पढ़ दीजिएगा, मतलब ऐसे सीधा लाइन पढ़ दीजिएगा। ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये 180 बनता है और इसी को बोला जाता है सरल कोण। यानी एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यानी क्या? कितने डिग्री का? 180 डिग्री का।
और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। सरल कोण या इसको रिजु कोण भी बोला जाता है। देखिएगा तो सरल कोण, इसमें आप लोग जान रहे हैं कि इसका वैल्यू 180 फिक्स होता है 180 डिग्री। पुनर्युक्त कोण, तो देखिए पुनर्युक्त कोण जो होता है ना मेरे दोस्त, इसका वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा यानी बढ़कर और 360 डिग्री से कम होता है। यानी इसका जो वैल्यू, इसका इंग्लिश अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका जो भी हो आप लोग एक बार सर्च करके लिख लीजिएगा। तो पुनर्युक्त कोण में क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है पुनर्युक्त कोण, तो इसका वैल्यू 180 डिग्री से बढ़कर और 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 से बड़ा 360 से छोटा, इसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। हम पूछेंगे 270, तो आप क्या कहिएगा पुनर्युक्त कोण। आई कैसे बनेगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए ये सीधा 180, तो जैसे सीधा से ऐसे नीचे जाएंगे ना तो ये सब हुआ पुनर्युक्त कोण। फिर एहुजा ऐसे जाएंगे तो ये पूरा को पुनर्युक्त कोण कहेंगे, ऐसे जाएंगे तो ये पूरा को पुनर्युक्त कोण कहेंगे। तो यही आपका पुनर्युक्त कोण। एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा, जरूर ऐसे जानते हैं, जानबूझ के नहीं बता रहे आप लोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। आगे देखिए वृत्तीय कोण, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल मेरे भाई वृत्तीय कोण क्या होता है, सही ये दिखाई दे रहा है सर्कुलर एंगल, ये भाई नहीं दिखाई दे रहा है। पुनर्युक्त वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बार बार बोल दिए पुनर्युक्त वाला में यहाँ पे लिखना है 180 डिग्री से पुनर्युक्त कोण बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा। जो वृत्तीय कोण होता है सर्कुलर एंगल, वो मालूम है एकदम फिक्स होता है। वृत्तीय कोण मतलब क्या, 360 डिग्री, यानी वह कोण जो 360 डिग्री बनाती है उसी को वृत्तीय कोण कहते हैं। कैसे, तो एक ऐसे वृत्त बना दो, इस पे पूरा जो कोण बनेगा इसको मापोगे तो देखो 180 ऊपर है 180 नीचे, कितना हुआ 360। तो जो वृत्त होता है वो अपने आप में 360 डिग्री बनाती है। तो यही हो गया आपका क्या वृत्तीय कोण। तो चलिए कोण समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर दे। शून्य कोण का मतलब 0 डिग्री, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बढ़कर 90 डिग्री से छोटका सब एक्यूट एंगल में आता है। फिर समकोण मतलब राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो राइट एंगल में आएगा। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखो 90 डिग्री से बढ़कर 180 डिग्री से छोटका तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट एंगल कहेंगे। पुनर्युक्त कोण 180 से ज्यादा 360 से कम होगा तो उसको पुनर्युक्त कोण कहेंगे। वृत्तीय कोण यानी सर्कुलर एंगल तो 360 होगा एग्जैक्ट, उसको वृत्तीय कोण कहते हैं। यानी वो वृत्त जो होता है वो खुद वृत्तीय कोण है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज पे। लगता है कि आज न्यून कोण त्रिभुज नहीं हो पाएगा, तो एक बात बोले मेरे दोस्त, हम इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं, रोकते हैं, पोस्टपोन करते हैं और फिर से मतलब कि एक नई सुबह के साथ इन सभी कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और साथ ही साथ उसी समय जितने जो और क्वेश्चन है सब बताए जाएंगे। तो चलिए हम सुबह आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक। वीडियो में अचानक परिवर्तन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप सही मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन तो होगा ही किसी को। ये देखिए कल शाम हो चुका था, तो मैंने कल ही बताया था कि इस वीडियो को मतलब कि कल सुबह मतलब कल बताया था कि आज को लेकर कि आज जो है सो कंटिन्यू यहीं से करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, आप सभी को इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए न्यून कोण ट्रायंगल ये है क्या, तो एक तरह का ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, तो मतलब कि ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो कैसा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, लिखे थे एंगल्स के बेसिस पे, यानी कोण के आधार पे। तो जब हम कोण के आधार पे बात करेंगे तो जो ये त्रिभुज न्यून कोण होगा ये एक ऐसा त्रिभुज होगा, ऐसा ट्रायंगल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो ये ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें जो तीनों कोण है ना वह न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होगा। अब न्यून कोण क्या होता है, कल मैंने बोल रहा, हाँ वही कल, तो यानी मैंने इसी वीडियो में आपको कल शाम को बतलाया था। क्या बताया था कि जो मतलब कि जिस कोण का जो वैल्यू है, मान है, वह 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम होता है, वह न्यून कोण होता है। मैंने कोण के जितने टाइप्स थे सभी टाइप्स लिखवाए थे। मैंने आपसे कहा भी था, क्या कहा था, एक याद है, अरे
कि पुनर्युक्त कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको आप लोग मतलब कि लिख कर लाइएगा। तो आप लोग तो कितना लिखने में तेज है ये तो हम भी जानते हैं। तो देखिए पुनर्युक्त कोण को क्या कहा जाता है मालूम है, इसको कहा जाता है, इसी को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण इसी का नाम है, लिख लीजिएगा उसमें, इसी का नाम है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने बताया था क्या कि इसमें जो वैल्यू होता है वो 180 से ज्यादा बट 360 से कम, तो इसी को रिफ्लेक्स एंगल। 180 जिसका होता है उसको सरल कोण कहते हैं या उसी को रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, आप देखिए आज जो 360 होता है उसको मैंने बताया था वृत्तीय कोण, वृत्तीय कोण यानी सर्कुलर एंगल है, इसी का दूसरा नाम संपूर्ण कोण भी कहा जाता है, संपूर्ण कोण। तो आपसे कोई पूछेगा संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वह कोण, वह एंगल जिसका वैल्यू राइट यानी 360 डिग्री होता है। तो इसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है, कंप्लीट एंगल। और भाई बारिश भी हो रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, सावन का महीना है, सावन के पावन महीना में शिव जी के ऊपर जल पे जल, मतलब गंगा का जल, यमुना का जल, हर एक जितने जो भारत में पावन जो तीर्थ नदियां मानी जाती है उन सभी का जल अभिषेक के रूप में उनपे चढ़ाया जाता है। यानी अभिषेक का मतलब होता है वही। फिर उसके बाद दूध से लेकर हर चीजों से सावन के महीने में शिव जी की पूजा एकदम धूमधाम से किया जाता है। अब बारिश का महीना है तो बारिश करकट है भाई, मैं उतना चूंकि व्यवस्था वाला भी हूँ नहीं तो करकट के नीचे पढ़ाता हूँ, आवाज जाएगा तो उसके लिए आप लोग क्षमा आप लोग से मैं मांग रहा हूँ। चलिए तो देखिए संपूर्ण कोण को कंप्लीट एंगल भी इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहा जाता है, वृत्तीय कोण को सर्कुलर एंगल। तो इसका मान 360 डिग्री होता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, तो न्यून कोण तो हमने बताया था भाई कि न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम, तो वही न्यून कोण होता है। तो इस त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण, सभी कोण न्यून कोण, सभी कोण न्यून कोण हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए मतलब एक ऐसा ट्रायंगल होगा, एग्जांपल अगर जो दे तो ऐसे देखिए, एक ऐसा ये ट्रायंगल होगा जिसमें ये 3 एंगल होते हैं ना, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल ना न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होगा। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तीनों मान लीजिए कि ये 70 होगा और ये आपको सपोज आप 50 मानिएगा, तो 7 5 कितना हुआ 12, 120। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो जब ये 50 ये 60 हुआ तो ये 60 होगा, क्योंकि 7 5 12 120 और 6, तो यानी 120 में 60 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। तो देखिए यही आपका हो जाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। एक इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक एंगल को 90 डिग्री बना दो या फिर जो बाकी रेस्ट एंगल बचे उसको 45 कर दो, नहीं, या 60 कर दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, बल्कि अगला होगा जिसको हम अभी बतलाने जा रहे हैं, वो होगा समकोण त्रिभुज। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दूसरा, यानी ए न्यून कोण त्रिभुज समझ में आया ना, कि ऐसा ये ट्रायंगल होगा जिसके तीनों जो एंगल होंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, सभी न्यून कोण होंगे यानी एक्यूट एंगल होंगे, यानी 0 से बड़ा होंगे, 90 से छोटा, तीनों कोण यही होंगे। ठीक, तो चलिए इतना समझ में आया मेरे दोस्त। तो चलिए इसको मिटाते हैं क्या और आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं और समकोण त्रिभुज लिखते हैं।
चलिए अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, जिसका नाम है क्या, तो समकोण त्रिभुज यानी बी। क्या है, समकोण त्रिभुज यानी उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं या एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, तो देखिए ये ऐसा त्रिभुज है, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो एक कोण होगा, जो एक एंगल होगा, मतलब कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री अवश्य होगा, और उसके बाद जो दोनों एंगल कम से कम क्या होगा, एक एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री होगा, और जो शेष कोण होंगे, जो दो कोण होंगे, वह बाकी न्यून कोण होंगे यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण लिख देते हैं, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब समकोण होता है छोड़ दे, होता है, तथा शेष कोण, मतलब जो शेष कोण बचेगा ना, शेष कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से क्या छोटा, ये सिंबल है 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए मतलब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो जो एक कोण होगा ना, कोई भी कोण तीनों में, मान लीजिए कि जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कोण बी, तो देखिए कोण बी यदि 90 डिग्री है, मतलब ए को तो जरूर 90 डिग्री होगा। एक जैसे ही 90 डिग्री हुआ कि इसको हम बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। यदि आकृति यानी शेप ट्रायंगल है, त्रिभुज है, यानी त्रिभुज के शेप में है, और कोई एक 90 डिग्री है, मतलब क्या है, एंगल, कोई एंगल एक 90 डिग्री है, तो हम उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो शेष कोण होगा ना, वह 90 डिग्री से छोटा होगा, बड़ा कहियो नहीं होगा। दोनों का जोड़ेंगे तो 90 होगा, लेकिन दोनों 90 से, अगर जो एक एक को कहेंगे तो 90 से छोटा होगा। मान लीजिए कि ये 60 होगा तो ये 30 होगा, लेकिन 90 से छोटा ही होगा, तो इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी क्या कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल। बस खत्म। तो हार्ड है नहीं ना, बहुत इजी है ना। तो चलिए अब हम अगला बढ़ते हैं। अगला में यानी अधिक कोण त्रिभुज, जल्दी क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, ये आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, बेसिक जानकारी के लिए है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। और हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक एक चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए आपको अच्छे तरीके से। मैथ में आपको बारूद ना बना दिया तब कहना, जहां पे आप गिरोगे ना वहां पे फटोगे तो सब हट जाएगा ऑटोमेटिक, कहेगा बाप रे बाप ये बारूद कहाँ से आया। पक्का रियल में बोल रहा हूँ, रियल में। बस केवल लगे रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद देखिए जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या सी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं। सी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए मेरे दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बहुत नॉर्मल है। ये भी एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल होंगे, 3 कोण होंगे, लेकिन कौन सा कोण क्या होगा यही समझना है, और यही डिसाइड करता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है जो आपके सामने दिखाई देगा या दिखाई दे रहा है। ठीक, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण
एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो तथा शेष यानी रेस्ट जो एंगल होगा, शेष दो कोण, शेष दो कोण क्या हो, बोलिए न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून ये एंगल है। कहिएगा कि एंगलों बढ़िया से आप नहीं लिखते हैं, अरे लिख लीजिए, आप लोग जानते तो नहीं। मतलब कि शेष दो कोण जो होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण हो तो वह क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। तो इसमें से कोई एक कोण ना अधिक कोण जरूर होगा। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। मैंने अभी बताया इसी वीडियो में कि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है वह एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम हो, तो वही ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये जो ट्रायंगल होगा, मान लीजिए कि ऐसे आपको कहीं पे दिख जाए, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है क्योंकि 3 इसमें कोण है, 3 भुजाएं हैं, बंद है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये 130 है, तो देखिए 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना, तो एक कोण ऑब्ट्यूज जरूर होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल जरूर होगा, यानी अधिक कोण जरूर होगा। और जो शेष होगा वह क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो मान लीजिए कि जैसे ये 30 है तो ये 20 होगा। तो देखिए 180, 30, 20, 50 तो जोड़िएगा तो, अरे 130 है, 30, 20, 50 तो 50 में 130 जोड़िएगा तो 180, और यही आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए तो इसमें एक कोण मतलब अधिक कोण है और शेष जो दो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है, और जोड़िएगा तो 180 पूर जाएगा। तो यही आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो इतना समझ में आया। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरे त्रिभुज के बारे में आपको बतला दे रहा हूँ, समझ जाइए। इतना डिटेल में मैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा कि ये तो आप फालतूगिरी कर रहे हैं। मेरे दोस्त एक बात मैं आपको बतला दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो बस एकेडमिक पढ़ाई पढ़ना है। कंपटीशन में शॉर्टकट ढूंढा जाता है, लेकिन जब तक आप क्लास पढ़ रहे हो तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन लेना ही चाहिए, ये मेरा मानना है, ताकि आप कभी भी पछड़ नहीं सकते हैं। हमेशा हर दृष्टि से आप आगे बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो चलिए आप देखते हैं अगले बात को। तो ये एंगल्स के आधार पे मैंने पूरी तरह से त्रिभुज को रफा दफा कर दिया, यानी उसका दम गर्दा छोड़ा दिया। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स के बाद साइड्स। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, तो बेस्ड ऑन साइड्स यानी भुजा के आधार पे। ठीक, हमने हिंदी लिख दिया था तो फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, यानी बेस्ड ऑन साइड्स। तो भुजा के आधार पे पहला कौन है, ट्रायंगल, पहला त्रिभुज कौन है, तो आप लोग भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, ऊ वाला, ऊ रामायण महाभारत वाला एगो बाहु था, वो बाहु नहीं है, ये समबाहु है। ठीक, समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए। दूसरा आपको तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक एक चीज का इंग्लिश लिखिएगा, एक एक चीज का, समझ में आए? क्योंकि आप 11th में आ गए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। जब आपको अब इंग्लिश के फील्ड में एंट्री नहीं मारना पड़ेगा तो फिर कौन मारेगा? जो बचपन क्लास में पढ़ रहे हो भाई, कम से कम अब भी तो मारो, ताकि एक एक चीज आपको इंग्लिश हिंदी सब चीज मालूम चले। जब एडवांस बुक बनाओगे तो फिर उसमें क्या इंग्लिश रहता है ज्यादा, तो इंग्लिश कम से कम अभी से सीखना, पढ़ना लिखना सब चीज शुरू कर दो, ताकि आपको आने वाला समय में कोई प्रकार का 1% की समस्या नहीं होगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार अगर ट्रायंगल सम में इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं पागलपन करूंगा, क्योंकि भाई स्पेस इधर नहीं है। तो आप लोग लिख लेना, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ठीक। समबाहु हो गया। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में मालूम है क्या कहा जाता है? आइसोसेलस। देखिए, ISOSCELES, आइसोसेलस ट्रायंगल। आप लोग क्या पढ़ते हैं जरा कमेंट में हमको बताइएगा। आइसोसेलस ट्रायंगल। फिर 3 नंबर जो है आपका वो है विषम बाहु। क्या? विषम बाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। ए है SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु। देखिए, ये तीनों जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ये अपने नाम से ही कह दे रहा है कि रे भाई, तू हमको काहे ज्यादा मतलब परेशान होके याद करेगा। मेरा जो नाम पढ़ लेगा ना, वही समझ जाएगा कि बस मेरा क्या मतलब हुआ। तो चलिए देखते हैं, इसके नाम को थोड़ा सा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। तो चलिए, ब्लू मार्कर का यूज कर रहे हैं। पहला देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलेटरल। आप लोग ट्रायंगल लिख लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल लिख लीजिएगा। अब देखिए समबाहु क्या है। बाहु का मतलब होता है भुजा। आप लोग सुने होंगे, मतलब भद्र बाहु, कौन कौन बाहु, बहुत बाहु होता है। बाहुबली, यानी जिसके बाहु यानी भुजा में बल होता है, हाथ में बल होता है, उसको बाहुबली कहा जाता है। उसी तरह से समबाहु, यानी जिसका भुजा, भुजा मतलब त्रिभुज का, ये मान लीजिए कि हम ऐसे बनाते हैं तो इसको भुजा कहते हैं। इसका हाथे एक तरह का हुआ, तो इस भुजा, तो क्या है सम। सम मतलब होता है बराबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्वी, इक्वी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इक्वी का मतलब होता है बराबर। तो यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका जितना, क्योंकि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, बाहु होते हैं, 3 होते हैं। तो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी बाहु, सभी भुजा बराबर हो, इक्वल हो, वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा यानी साइड्स, सभी भुजा बराबर, बराबर कहने का मतलब है इक्वल, इक्वल हो, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सिंपल है मेरे भाई, बहुत इजी है। जादू का छड़ी यहाँ पे मैं घुमा दिया और आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में ढुका दिया। तो देखिए, समझिए क्या है समबाहु त्रिभुज। कहिएगा कि कितना फास्ट हो जाते हैं, तो फास्ट नहीं होइएगा तो फिर लास्ट में चले जाइएगा। तो इसीलिए हम लास्ट में या फास्ट में जाना नहीं चाहते हैं, बस आपकी सपोर्ट चाहिए, इसी में तो गर्दा छोड़ा देंगे। तो देखिए, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके एग्जाम्पल देखिएगा, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। मतलब अगर जो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर जो ए बी है, ए बी ये पूरा ए बी अगर जो 6 है तो बी सी भी 6 होगा। 6 मतलब सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ए सी भी 6 सेंटीमीटर हुआ है। कुछ भी फीट, कुछ भी मीटर, फीटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ए बी अगर जो 6 होगा, समबाहु त्रिभुज है, तो बी सी भी 6 होगा, ए सी भी 6 होगा। यानी कहे तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में इक्वल होंगे, बराबर। तो एक बात याद रखिएगा, जब तीनों भुजा बराबर है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों कोण बराबर। तो आप जब तीनों कोण बराबर होगा, आप ही लोग बताइएगा, मान लीजिए कि अगर जो कोण ए x होगा तो कोण बीओ x होगा, कोण सीओ x होगा। और चूंकि तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 आता है, तो जोड़िएगा तो x x x, 3x बराबर 180, 3 छक 18, x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो आप बताइए तो इहो x, इहो x, इहो x, तो इहो 60, इहो 60, इहो 60। यानी समबाहु त्रिभुज में जो सब एंगल यानी जितना एंगल है वह फिक्स होता है, और कितना कितना होता है?
तो 60 60 60 डिग्री, और 60 60 60 को जोड़िएगा तो पूरेगा 180 डिग्री। तो यही होता है समबाहु त्रिभुज का गुण भी, यानी प्रॉपर्टी भी यही हो जाता है कि इसके तीनों भुजा यानी साइड बराबर होंगे और तीनों कोण बराबर होगा, जो कि कितना होगा 60 60 डिग्री। ई फिक्स है। भुजा अगर जो पांच हो सकता है तो सब 5 होगा, 4 तो सब 4 होगा, 4.5 तो सब 4.5। लेकिन कोण कहियो ना, ई ना कि जैसे कहिएगा कि 30 20, नहीं, हमेशा फिक्स है 60 60, जोड़िएगा तो 180 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, जो कि 60 60 60 डिग्री है। तो यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही है समबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अब चलिए हम लोग अगले ट्रायंगल में बढ़ते हैं जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, बेटा इसको चलिए अगला ट्रायंगल की बात करते हैं हम, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत इजी है, ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, क्या भाई चींटी भी बारिश में बहुत ज्यादा उखड़ जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें, मतलब किस में, अरे त्रिभुजवा में, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा भुजा मतलब फांकने वाला भुजा नहीं, दो भुजा मतलब उसका बाहु लिखा हुआ है क्या नाम में, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजा, दो इसका बाह मतलब हाथ, क्या होगा बराबर होगा। दो भुजा बराबर हो, आसान। देखिए भुजा तो बराबर होता है, साथ साथ दो कोनों बराबर होता है। जैसे समबाहु में हम लिखना भूल गए कि उसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, साथ ही साथ सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो बाद में नीचे समझाइए दिए तो क्या लिखने की जरूरत है, आप लोग मूर्ख थोड़े, ये बहुत समझदार स्टूडेंट है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर, दो भुजा एवं लिखिएगा, एवं दो कोण बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल। अब एग्जांपल देखिएगा, तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे देख लेना, मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं, आपको देखने से ही नजर आ जा रहा होगा कि ई वाला साइड है, ई वाला साइड, यानी हाई भुजा दोनों क्या है, इक्वल बराबर है। यानी ए बी जितना है उतना ही ए सी है, यानी ए में ए बी और ए सी, एगो भुजा दूगो भुजा, तो बराबर होगा। जैसे देखना समबाहु त्रिभुज में मेरे भाई, जितना ई भुजा हुआ है उतना ही तीनों बराबर, आ जितना कोण ई था उतना ही कोण ई था, यानी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि तीनों में एक ऐसे लाइन है ना, तो इसका मतलब तीनों एक समान है। ये तीनों में ऐसे एक है ना, तो इसका मतलब तीनों एक समान कोण है। तो जो समद्विबाहु होगा तो उसमें दो भुजा बराबर, तो चूंकि ए बी और ए सी बराबर है, तो देखो दोनों में दो लगाएंगे, ये बराबर नहीं है तो एक लगा देंगे। अच्छा अब समझना, हाई भुजा के सामने का कोण हाई है, हाई, और फिर ई भुजा के सामने का कोण ई है, ई भुजा के सामने का कोण ई है। तो देखो ई भुजा बराबर है, तो एकड़ सामने का कोण जितना होगा उतना ही हेक्कर सामने का कोण होगा, यानी दोनों कोण बराबर होगा। आई भुजा, जैसे ई भुजा है ना, तो इसके सामने का कोण ही होगा, और ये बराबर नहीं होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर, आई दोनों भुजा आपस में बराबर, लेकिन ये कोण बराबर नहीं, भुजा बराबर नहीं। यानी इसमें दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, और एक भुजा बराबर नहीं, एक कोण बराबर नहीं। तो इसी को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल। बस यानी इसमें देखिए कोण बी जितना है उतना ही कोण सी है, लेकिन कोण ए उतना नहीं है, ठीक, बराबर नहीं है।
तो चलिए यही आपका क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसमें दो कोण क्या होते हैं, अरे बोलिए ना, दो कोण बराबर होते हैं। तो आप मेरे भाई यहाँ पे बता दो, मान लो कि जैसे ये कोण 60 हो गया, कितना हो गया 60। एक बात हम बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, 60। तो ये देखिए ये दोनों कितना बचेगा, तो आप कहिएगा कि जब इसको 60 ले लिए तो 120 होगा, 120 बचेगा ना, 180 होता है। तो ये चूंकि बराबर है तो बराबर है, तो 120 को बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 60 ये 60, तो ये तो फिर समबाहु हो जाएगा। ये तो आप गलत कर दिए कि इसमें तो तीनों कोण बराबर हो गया। तो ऐसा कभी केस पॉसिबल नहीं होगा मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, ऐसा केस कभी पॉसिबल नहीं होगा, समद्विबाहु में नहीं पॉसिबल होगा। कभी पॉसिबल होगा समद्विबाहु में, कभी नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना, तो 45 45 90, तो ये 90, लेकिन ये 90 जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम समझा रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये 45 ये 45, तो ये 90, तो देखिए तो 60 हुआ, इसमें एक भी कोण 60 नहीं हुआ। समद्विबाहु में एक भी कोण 60 हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कहां से हुआ 60, नहीं ना हो रहा है। तो समद्विबाहु में एक भी एंगल 60 नहीं होता है, कोई एंगल है, कोई एंगल 60 नहीं होता है, कोई एंगल नहीं, ठीक। 50 50 लीजिएगा तो मतलब 100, तो ये हो जाएगा कितना 80, तो ये 80 हो जाएगा। तो ये समद्विबाहु का एंगल फिक्स है, ये एंगल बनेगा, लेकिन आपको 60 60 नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, चलिए। अब तो ये समद्विबाहु आप समझ में आपको आ गया होगा, इसमें दो भुजा एवं दो कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विषमबाहु। हार्ड नहीं है, बहुत इजी, लेकिन इसी को समझाने के लिए ये सब, मतलब जैसे ई वाला क्वेश्चन को समझाने के लिए वाला टॉपिक समझा रहे हैं। अभी देखिए हम लोग कि समबाहु में तीनों एंगल 60 होगा, कोई एंगल 60 से कम नहीं होगा, तीनों फिक्स है 60 होगा। इसमें देखिए एक को एंगल 60 नहीं है, नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसमें, तो अगले त्रिभुज का बात करते हैं। कौन से त्रिभुज का, तो जिसका नाम है विषमबाहु। विषम का मतलब होता है उटपटा सा, अटपटा, यानी कोई बराबर नहीं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, 3 नंबर में विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्केलेन ट्रायंगल। बहुत इजी है, हार्ड में बहुत सिंपल है। तो देखिए ऐसा त्रिभुज, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब बराबर नहीं होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा एवं कोण बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो मेरे दोस्त इसमें कोई भी ना जो भुजा है, जो साइड है, वो इक्वल होगा ही नहीं। देखिए कैसे, ऐसे और बना देते, एक सेकेंड। देखिए तो ये भुजा क्या है, ये भुजा क्या है, ये भुजा क्या है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मान लीजिए ये देखिए ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तीनों अबराबर है, यानी बराबर नहीं है, और तीनों का कोण भी बराबर नहीं है। ये मान लीजिए कि 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री, क्योंकि देखिए 90 से ज्यादा है। तो ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 40 डिग्री है या 50 डिग्री है सपोज, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए इसमें ना तो कोई कोण बराबर होगा, ना ही कोई भुजा बराबर होगा, तीनों अलग अलग होगा। तो आप देख रहे हैं क्या, क्या देख रहे हैं, अरे बोलिए बोलिए, क्या नहीं कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है, जरूर आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, आप एक चीज देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या, समबाहु, तो तीनों जो एंगल है वह बराबर है, ए बी सी, जो कि 60-60 डिग्री, यानी तीनों एंगल 60 है। आज जब हम समद्विबाहु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समद्विबाहु,
देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, ए बी सी, तो इसके सामने का दोनों कोण बराबर है। लेकिन दोनों कोण 60 नहीं है। मान लीजिए कि अगर जो 50 है ये 50 है, तो 50 50 कितना हुआ, 100। अरे 100 ना हुआ तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण 180 होता है। तो देखिए तो मतलब समद्विबाहु में भी एक को कोण 60 डिग्री नहीं है, और फिर जो विषम बाहु है इसमें भी एक भी कोण 60 डिग्री नहीं है, नहीं ना। अरे कहाँ से 60 डिग्री, एक को कोण 60 डिग्री नहीं है। हाँ यार, एक कोण 60 डिग्री क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये हम कहाँ से बोल दिए भाई, ध्यान नहीं दिए। मान लीजिए ध्यान से कि 60 डिग्री होगा सपोज, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री। अरे 100 60 20 तो 180 ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो मतलब समद्विबाहु में तो एक को कोण 60 डिग्री नहीं होगा, ये तो दिमाग में आ गया। और विषम बाहु में कोई एक कोण होगा, कोई एक कोण 60 हो सकता है, दो कोण नहीं होगा, ना तो बराबर ना हो जाएगा, उसको कौन ना देंगे समद्विबाहु। तो जब दो कोण 60 हो जाएगा तो तीसरा भी बचेगा 60 है, क्योंकि तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, 60 60 120 और फिर 60 ना बचेगा। तो विषम बाहु में भी कोई एक कोण 60 हो सकता है, समद्विबाहु में तो एक को नहीं, लेकिन समबाहु में तीनों कोण 60 होगा। क्या होगा, तीनों कोण 60 होगा। होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो इतना आप समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए। तो अब देखिए, तो एक बात आपको मैं बतला देता हूं, मुख्य रूप से यदि त्रिभुज की बात की जाती है तो मुख्य रूप से आपको यही 3 त्रिभुज पढ़ना रहता है, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। जो कोण के आधार पर हमें बताया है, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो उसको उतना महत्ता नहीं दिया जाता जितना साइड वाला को, भुजा के आधार पे जो त्रिभुज होता है उसको महत्व दिया जाता है। तो जब भी आपसे त्रिभुज की बात करेगा कोई, तो आप ज्यादातर समझिएगा समबाहु विषमबाहु और समद्विबाहु, बस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को इसी आधार पे हल करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कि किसी समतल में, यानी मान लीजिए ये समतल है, ये बोर्ड समतल है। समतल का मतलब होता है एक ऐसी सतह जो सब जगह बराबर है, एक ऐसा तल जो सब जगह बराबर है, उबड़ खाबड़ नहीं है। आप पहाड़ को समतल नहीं कह सकते हैं, पहाड़ उबड़ खाबड़ है, समझ में है ना, वो समतल नहीं है, ये समतल है। तो सब देखिए, तो एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो मान लीजिए कि समतल इस बोर्ड पर, तो इस पर 1000 को 2000 3000 त्रिभुज बना दो, लाखों त्रिभुज बना दो मान लो। तो जितना लाखों त्रिभुज बना दिए, तो उस सब के समूह को हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि आपने न्यून कोण त्रिभुज बना दिया, सम कोण त्रिभुज बना दिया, अधिक कोण त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया, विषमबाहु त्रिभुज बना दिया, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, हर एक तरह का त्रिभुज बना दिया, यानी आप सब तरह के त्रिभुज बना दिए। तो उसको कह दिया कि समष्टीय समुच्चय मान लो सब तरह के त्रिभुज, यानी त्रिभुज कहेंगे तो समझ जाना कि सबके दादा, तो उसको यूनिवर्सल सेट कह दिया, यस मान लिया। और कह रहा है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और ए न एक दादा के बाद पोता मान रहा है, ये पोता है। अब कैसा पोता है, तो कह रहा है कि ए में उस सब त्रिभुज को डाल दो जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री है। जे में ना क्या बोल रहा है, जे में कम से कम एगो ना जो कोण है, कम से कम एगो 60 डिग्री है, उसको डालना है। मतलब समझिएगा, अरे 60 डिग्री है नहीं, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, डिफरेंट है। हम भी यहाँ पे मूर्खता वाला बात कर दिए, हंसबो किए हैं गजब। आप लोग इसलिए हंसते हैं ताकि आप लोग हंसी देख कर हंसे। तो देखिए कह रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का सेट है, मतलब ए के अंदर वे सारे सेट आ जाएंगे त्रिभुज के सेट, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है, यानी 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से अलग, कम से कम। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब ए के बदले रे मेरे दोस्त, ए के बदले वो त्रिभुज को रखना है जेमें देखो कम से कम एगो कोण उसका ना 60 डिग्री से अलग जरूरी होगा, उसी को डालना है। तो आप देखो कि विषमबाहु त्रिभुज में एगो कोण, मतलब एगो का में तो दू गो कोण 60 डिग्री से डिफरेंट है कि ना, कहाँ 60 है, नहीं ना। कह रहा है कि कम से कम
एगो कोण ना, एक कोण 60 डिग्री से भी यानी 60 नहीं होना चाहिए, वो वाला त्रिभुज के में डालना है। तो हमें देखिए तो मतलब कम से कम एगो कोण के का कहे, दू गो कोण है ना जो 60 डिग्री नहीं है, तो ये यानी विषम बाहु में डाला जाएगा, यानी सेट ए में विषम बाहु डाला जाएगा। तो जी डाला जाएगा। अच्छा फिर मेरे दोस्त आप बोले ना कि ज्यादातर आपको त्रिभुज कहे ना तो यही तीनों को पढ़ना है, ठीक। तो आप देखिए क्योंकि विषम बाहु में एगो कोण का दू एगो कोण छोड़ो ना, दू गो कोण जो 60 से अलग है, तो चलो इस सेट ए के अंदर आ जाएगा। अब देखो इस समबाहु है तीनों 60 है, तो मेरे दोस्त जब समबाहु पे आप आओगे तो समबाहु में तो तीनों 60 है, आई कह रहा है कि न एगो 60 कम से कम एगो नहीं होना चाहिए 60, तो तीन गो भुज कोण में होता है, तो जब में तीनों 60 है तो कहाँ से एगो 60 से डिफरेंट होगा, यानी इसमें तो फिक्स है कि तीनों 60 होगा। तो हई मतलब हई वाला जो त्रिभुज है समबाहु एकरा अंदर नहीं समाएगा। अब देखो ये है सम द्विबाहु, तो कह रहा है का हई वाला ए कि कम से कम मतलब कि ए में ना वैसा त्रिभुज के धो के डाल देना है जे त्रिभुज के कम से कम एगो कोण 60 नहीं हो। तो रे भाई एक तो कोनो कोण में 60 नहीं होता है, तो इधर आवरी डाला जाएगा। ई कह रहे कम से कम एक गो नहीं होना चाहिए, आई सब नहीं है तब तो आवरी अच्छा है, यानी ई समद्विबाहु भी इसमें डाल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए तो सेट ए के अंदर क्या है, विषम बाहु भी और समद्विबाहु त्रिभुज भी। अब इतना आ गया, तो अब क्या कह रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट पूरक, यानी देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग तो शुरू से ही जान रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब भी आपको कहे ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को ही निकाल के फेंक दो। तो यूनिवर्सल सेट में पूरा दुनिया का हर एक त्रिभुज आएगा, वो यूनिवर्सल सेट। ए में से सेट ए को घटाना है, तो सेट ए में कौन कौन त्रिभुज है, विषम बाहु समद्विबाहु। तो जब समद्विबाहु और विषम बाहु को निकाल के फेंक देंगे तो एक के गो ना यूनिवर्सल सेट में त्रिभुज बच जाएगा जेकर नाम है समबाहु त्रिभुज। तो यही आपका ए डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा समबाहु त्रिभुजों का समोच्च। ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का जवाब इतना समझाने के बाद। तो चलिए इसको मिटाते हैं और ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो मेरे भाई देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कितना अच्छा से बेसिक कॉन्सेप्ट एक आपका ट्रायंगल का कंप्लीट हो गया। आप लोग पहले पढ़े तो होंगे लेकिन ये आपका याद फिर से ताजा हो गया और यहाँ पे समझ में भी आया। तो चलिए हमको क्या निकालना है, तो पहले दिया गया प्रश्न से गिवन। गिवन मतलब वो होता है दिया गया, ये आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार यानी फ्रॉम क्वेश्चन। दिया गया है, क्या दिया गया है, यू। यू बराबर मतलब कि यू नहीं है एस है, आप यू भी लिख सकते हैं। एस एस बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यही ना है भाई, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। अब आगे देखिए इतना। अब ए क्या दिया हुआ है, तो ए भी दिया हुआ है त्रिभुजों का समुच्चय, लेकिन कैसा त्रिभुज, तो उसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in which at least one angle different from 60 डिग्री। यानी हिंदी में लिखे तो लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यही ना है। तो अब क्या निकालना है, ए डैश, यही निकालना है क्वेश्चन में, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूं,
ए का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट, तो भाई यूनिवर्सल में यहाँ एस माना हुआ है, तो एस माइनस ए, तो एस माइनस ए, तो जब एस सब त्रिभुज है, ए में मतलब कि जैसे सब त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज घटाना है जिनमें से कम एगो कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो इसमें दो गो त्रिभुज आया है, एक वो आया है विषम बाहु और एक वो आया है समद्विबाहु, जो कि यहाँ पे आप लिखियो दीजिए। तो इसके अंदर आएगा विषम बाहु, विषम बाहु कहे तो मतलब स्केल है, एक वो आएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसको आइसोसेलस कहते हैं, तो ये दुइये को त्रिभुज आएगा। तो जब इस सब त्रिभुज में से दो को त्रिभुज घटाइएगा तो एक वो त्रिभुज का समूह बचेगा जो कि समबाहु होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी आंसर में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल, क्या बोलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि समबाहु को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। हो गया सिंपल, यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, यही आपके 12 नंबर का जो सवाल है उसका जवाब है। ठीक, तो इतना समझ में आया ना। तो इस वीडियो को बस इतना ही पे करते हैं समाप्त, और फिर हम आपसे करते हैं अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए अपने भाई नवीन के साथ, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। और जब आप शेयर करेंगे तब हम आपका अच्छे से केयर करेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे जाके अपना फेयर करेंगे और उस फेयर को दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत, जय इंडिया, जो भी बोलिए सब सदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।